आराम से आपको 9:30 पे छोड़ देंगे, तो आराम से अपने चले जाना और रिवाइज कर लेना। और ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए समय है, जैसे ही पेपर खत्म होंगे आपके वापस से वही टाइम कर देंगे। स्टीरियो को मतलब क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट स्टीरियो? स्पेस। अभी तक हमने क्या देखा, जितनी भी आइसोमेरिज्म है, किसी में आयंस में डिफरेंट आ रहा था, किसी में वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट आ रहा था, किसी में लिंकेज में डिफरेंस आ रहा था, और किसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स में डिफरेंस आ रहा था। अब ये सब नहीं होने वाला है। अब क्या होने वाला है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेस में डिफरेंट आने वाला है। हमने कहा कि हाथ की जगह पाँव, पाँव की जगह हाथ, ऐसे आपके अरेंजमेंट डिफरेंट, स्पेस में हम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होने लगेंगे। अगर क्लास हम आपको 12th के हिसाब से पढ़ा दे तो ये बहुत सिंपल है, और अगर हाई लेवल पे पढ़ा दे, जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह निकालने हैं, तो जो हम आपको अभी पढ़ाएंगे उसमें से कुछ ना आएगा वहाँ पर, ये गारंटी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यही नहीं आता कि आप जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिल करिए, ऑप्टिकल, वो तो सीधे एक फॉर्मूला देंगे और कहेंगे बताओ इसमें कितनी पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है। एक क्वेश्चन आता है बड़ा टिपिक, बना देंगे आपके कोई मेटल और लिख देंगे ABCDEF और बताओ इसमें कितने। तो उसकी भी ट्रिक होती है निकालने की, तो वो क्योंकि आपके काम की नहीं है, तो आपके स्कूल लेवल के हिसाब से जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके हम आपको बता देते हैं, और फिर आप लोग कहोगे तो ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज में लिखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। सच, अब आइसोमेरिज्म है तो आप सब में एक चीज तो लिख सकते हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, वो लाइन अब हम नहीं लिखवा रहे, वो तो पंच लाइन है। तो ठीक है, लिखिए सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, हाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म डालिए, पहले स्ट्रक्चर खत्म हो गई हमारी। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड्स आपके चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, या आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम कोऑर्डिनेशन ही पढ़ेंगे। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड इन कंपाउंड्स ड्यू टू difference in arrangement of atoms or group of atoms in space. Such type of isomerism found in compounds due to difference in arrangement of atoms or group of atoms in space. तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म कब पाई जाती है, जब आपके जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, आपका डिफरेंट है। अगर आपके सेम सब्सटेंस सेम टाइप साइड आ गए तो इसको बोलेंगे हम सिस फॉर्म, और अगर सेम सब्सटेंस अपोजिट साइड आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं आती है आपके में, कहीं से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, सीधे पूछेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ये हमने आपके नोट्स के लिए लिखवा दिया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि स्पेस में जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए तो हम उसकी कौन से आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें फर्स्ट डालिए हेडिंग जियो में 2 टाइप्स होती है, पता नहीं, हमने आउटलाइन बनवा चुके हैं पहले। तो फर्स्ट डालिए इसमें जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसकी फर्स्ट है, 2 होती हैं, जियोमेट्रिकल दूसरी ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसकी पूरी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लिखवाई, वही इसकी डेफिनेशन होती है,
लेकिन उतनी लंबी ना करके हम आपको एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन लिखवा देते हैं इसकी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की, बाकी आप ऊपर की पूरी लैंग्वेज लिख सकते थे। तो लिखिए in such type of आइसोमेरिज्म। अब हमें आइसोमेरिज्म किस में पढ़ रहे हैं? स्टीरियो में पढ़ रहे हैं, लेकिन चैप्टर कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हमारे अरेंज होने वाले हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, उनका हम नाम जानते हैं, वो क्या हैं? लिगेंड्स। तो अब हमें एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स की लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे किसका अरेंजमेंट डिफरेंट होने वाला है? लिगेंड्स का। तो आप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम लिख दोगे तो वो भी सही है, लेकिन हमें पता है हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो अरेंज होने वाले हैं वो हमारे क्या होने वाले? लिगेंड्स। तो हम लिगेंड्स के टर्म में लिख देते हैं, बाकी आप किसी भी टर्म में लिख दो, कोई गलती होती है। तो इन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ओरिएंटेशन in such type of isomerism ligands have different orientation in space। तो आप ऊपर की लैंग्वेज पूरी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो ये सीधी सी प्यारी सी लैंग्वेज लिखवा दी हमने। इन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लिगेंड्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब स्पेस में जो इनकी जमावट होगी, जो ओरिएंटेशन होगा इनका, जो इनका विन्यास होगा, वो कैसा होगा? अलग अलग। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर बड़े ध्यान से लिखना है सिस फॉर्म, नीचे लिखो सिस फॉर्म, ठीक है। when same ligands are present, at adjacent, और आपको एडजेसेंट नहीं लिखना है तो आपके लिए सिंपल वर्ड लिख देते हैं सेम साइड, ठीक है। when same ligands are present at adjacent position ब्रैकेट में आप ले सकते हो 90 डिग्री, then they called cis isomers। देख लें एग्जाम्पल से, जैसे हमने मेटल लिखा, ठीक है, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर ए है ए और ए है ए और ए है बी, ऐसा लिख दें चाहे हम, या हम ऐसा लिख देते ए मेटल बी, चाहे हम ऐसा लिख देते, ठीक है, या हम ऐसा लिख देते ए बी। आप देख रहे हो सेम लिगेंड्स कहाँ पर है? सेम साइड पे। कैसे? एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल समीप का पड़ोसी, है ना। पड़ोसी तो हमारे जो बिल्कुल, अब आप लोग जैसे कहते हो कि जो हमारे आसपास जितने रहते हैं वो सभी पड़ोसी है, लेकिन जिसका घर बिल्कुल हमसे चिपक गया वो कहलाता है एडजेसेंट नेबर, समीप का पड़ोसी। तो इसके सबसे समीप का पड़ोसी ये है, ये भी है, लेकिन हम इसको इससे मैच कर रहे हैं अभी। तो ये कैसे पूछ, सेम ग्रुप है या सेम लिगेंड्स हैं आपके, कहाँ प्रेजेंट है? आपके सेम साइड पे, मतलब कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है? एडजेसेंट। और अगर एंगल देख लें तो कितनी डिग्री का आ रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो हम इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? ए सिस फॉर्म कहलाता है आपका। व्हेन सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट या सेम साइड, सेम पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन, देन दे कॉल्ड सिस आइसोमर्स, है ना। then they called सिस आइसोमर्स, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो ट्रांसफॉर्म, लिखो उसमें when same ligands are present at opposite position, when same ligands are present at opposite position, ब्रैकेट में लिख लीजिए 180 डिग्री, then they called trans isomers. when same, पूरी लैंग्वेज सेम है बेटा, वही ऊपर की, when same ligands are present at opposite position, ब्रैकेट में लिख लीजिए 180 डिग्री, then they called trans isomers, then they called trans isomers, then they called trans isomers, then they called trans isomers. देखें हम, जैसे हम बोल दें एक ए यहाँ है और दूसरा ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो कैसी पोजीशन हो गई, अपोजिट की, और एंगल कितना बन रहा है हमारा 180 डिग्री। अब आपको हम एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट बता दें, ये तो आपकी क्लास 12th के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अभी काफ़ी कुछ करना है लेकिन भाषा के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो सेम लिगेंड वाली बात लिखी ना हमने, ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए, तो कंपलसरी है 12th के लेवल पे, इससे ज़्यादा की लिखोगे तो शायद गलत भी कर दे आपका सामने वाला, ठीक है, क्योंकि इतना ही रहता है उनके पास, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही लिगेंड हो, हम आपको आगे की बात बता देते हैं, चारों लिगेंड डिफरेंट भी हो, सभी के सभी लिगेंड डिफरेंट भी हो, तो इनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन देख ली जाती है। सिस और ट्रांस का मतलब है ओरिएंटेशन से, तो इनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन देख ली जाती है कि कितने बार ये दोनों आपस में सेम साइड आ रहे हैं, कितनी बार ये दोनों आपस में अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो इनके ऐसे इनके पता कर लेते हैं कितने सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। तो सभी लिगेंड सेम हो ये जरूरी नहीं है, दो सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि चारों के चारों डिफरेंट हो, तब भी आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमर पाई जाती है। ये हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आगे जाके आप पढ़ोगे तो फिर आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इसमें ही होती है, लेकिन क्लास 12th के हिसाब से जो नोट्स बनवाने हैं तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यही होता है और यही आपको लिख के भी आना है, ठीक है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं थोड़े किस किस में पाई जाएगी, है ना, आइसोमर, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन लिखिए, लाइन चेंज करके, सिस ट्रांस पता ही चल गया आपको, है ना। तो इसमें एक लाइन लिखिए, geometrical isomer is found in both complexes geometrical isomerism found in both complexes having coordination number 4 and 6. Geometrical isomers found in both complexes having coordination number 4 and 6. देखते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पता है कितने लिगेंड होंगे 4, या बाइडेंटेट कितने होंगे 2, बाद में टेट्राडेंटेट कितना होगा 1, लेकिन आपको मोनोडेंटेट लिगेंड की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात कर लें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होगा, जब मोनोडेंटेट लिगेंड कितने हो 6 हो, या फिर बाइडेंटेट कितने हो 3, या फिर 2 बाइडेंटेट हो जाए और 2 मोनो लिंकेट हो जाए तो भी वो आपके कितने हो जाएंगे 6 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जा सकती है, ठीक है ना। एक तो पाई जा सकती है ऐसी, ये होगा सेंट्रल मेटल एटम, और ये हमने यहाँ पर लगा दिए इसके लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड लगा दिए। मान लीजिए हमने दो लिगेंड लगा दिए इसमें ए वाले, और दो लिगेंड लगा दिए हमने बी वाले, ऐसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, साफ साफ दिख रहा है 4 लिगेंड है, 1 2, या इन सबको आप लिगेंड मान लो, अभी लिगेंड नहीं मानना है, जो भी हो कोई भी, ठीक है, या लिगेंड मान लो, एल लिख दो सब में, या L1 L2 L3 L4, या L1 L1 L2 L2, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर एग्जाम्पल में आ रहे हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक स्ट्रक्चर और बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर। ये कैसी है, टेट्राहेड्रल, और ये कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। तो हमने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, एक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या दोनों ही कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने के लिए सिस और ट्रांस का बनना जरूरी है, मतलब सेम साइड और अपोजिट साइड का आना जरूरी है। तो इन दोनों में सिस ट्रांस बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है, इस वाले में सिस ट्रांस कभी भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सभी बॉन्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 109.28 सेकेंड का, या 109.5 डिग्री का आपका एंगल है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो अगर आप लोग हमें 4 पिन दे तो हम आपको समझाएं, आप इस स्ट्रक्चर को कैसे भी उठा के रख दो, इनकी रिलेटिव पोजीशन कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती है, चाहे जहाँ भी। ये हमेशा कैसे आ जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर पोजीशन पे आ जाएंगे। ये है आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अब इस स्ट्रक्चर को आप उठा के चाहे जैसे रख दो, अभी हमारे हाथ में सेट नहीं हो रहा, कैसे भी उठा के रख दो इस स्ट्रक्चर को आप, इनकी जो लिगेंड की पोजीशन है वो क्या है, सेम है। आप ए को उठा के यहाँ भी रख दो तो भी वो एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे है, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री पे। लेकिन इसमें क्या सिस ट्रांस बन सकते हैं? हाँ, यहाँ 90 डिग्री का और यहाँ पर 180 डिग्री का। तो इसमें सेम और अपोजिट साइड हो सकती है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेम और अपोजिट साइड नहीं हो सकती, क्योंकि आप कहीं भी मॉलिक्यूल को घुमा के रख दोगे वो कितने पे सेट हो जाएगा, 109.28 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, तो पहले इसमें हम लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर बना लो, फिर इसके नीचे लिखना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स does not show GI या सिस ट्रांस आइसोमर्स ले सकते हो, GI ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट, सर अभी आप बता रहे थे इसमें सिमेट्रिक, किसमें बेटा? इसमें बता रहे थे तो टेट्राहेड्रल तो है, ठीक है, टेट्राहेड्रल तो है बेटा। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो GI ड्यू टू सिमेट्रिक अरेंजमेंट, है ना। बॉन्ड एंगल चाहे आप यहाँ का देख लो 109.5 डिग्री है, चाहे आप यहाँ का देख लो, चाहे यहाँ का देख लो, चाहे यहाँ का देख लो, सभी बॉन्ड एंगल बिल्कुल सेम है। ये तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो नहीं करते हैं। इसमें लिखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो
GI ड्यू टू 90 डिग्री एंड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके शो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ध्यान, अच्छा दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अगर देख लें तो टेट्राहेड्रल में भी कितना होता है sp3, ये आप बीबीटी में पढ़ोगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है ना। और स्क्वायर प्लेनर में भी sp3 ही आता है, ठीक है। देख सकते हो आप 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते हैं, जबकि आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ एक ही जियोमेट्री बन सकती है, ओनली वन। जानते हो कौन सी? 6 बॉन्ड को कैसे अरेंज कर सकते हो? एक ही तरीका है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका तक हमने तो देखा नहीं, ऑक्टाहेड्रल। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका तो है ही नहीं 6 को अरेंज करने का, ना हमने दूसरा कहीं। 5 को जरूर अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है। 5 को स्क्वायर पिरामिडल के रूप में भी अरेंज किया जा सकता है, और टीवी के फॉर्म में भी, टीवीपी के फॉर्म में भी अरेंज किया जा सकता है। लेकिन 6 के लिए तो सिर्फ एक ही होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, मेटल, ये आपकी लिगेंड, ये लिगेंड, ये आपकी लिगेंड, है ना। कितने भी आप कोई भी मान सकते हो, ABCDEFG जो भी आपको मानना हो, या आप जो भी आप चाहें। जैसे हम मान लेते हैं, चलिए 3 हम A मान ले रहे हैं आपके, और 3 आपके हम B मान ले रहे हैं, ठीक है। बन सकते हैं इसमें सिस ट्रांस कॉम्बिनेशन, यस, एसिस और ए ट्रांस, ए बी ट्रांस। तो अपोजिट पोजीशन बन सकती है और सेम पोजीशन भी बन सकती है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सो जे इसका नाम है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। या ऑक्टाहेड्रल एक ही होती है, तो दो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है आपके में कि कौन से टाइप्स के कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आंसर रहेगा स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल शो नहीं करते, जबकि इसका उल्टा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल शो करता है, स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करता है ना। तो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल शो GI, है ना, 90 डिग्री 180 डिग्री एंगल है, सो GI, सो GI, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम 2, 4, 5 मिनट और पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप चाहें तो इन सब चीज़ों को, जैसे मान लीजिए 3 नंबर में आए, तो आप जो अभी तक हमने आपको लिखवाया है इतना सारे आप अवॉइड कर सकते हो। ये आपकी नॉलेज जरूरी था, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आता। सीधे आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है आपको, है ना। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है। और फिर स्पीड आपकी अच्छी है तो बात है, लेकिन बहुत स्पीड से जल्दी जल्दी लिखने हैं ना, या फिर सीधे थ्योरी और फिर एग्जाम्पल। 3 नंबर में आए तो 3 के हिसाब से, 4 में आए तो 4 के हिसाब से, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो पहला हमारा आपसे क्वेश्चन है MA4, यहाँ A हमारी लिगेंड है, एंड MA3B टाइप के सिस ट्रांसफॉर्म बन सकते हैं। MA4 टाइप के और MA3B टाइप के, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बात चल रही है, सिस ट्रांसफॉर्म बन सकते हैं इनके? नहीं बन सकते, करके देख लें। बताओ इसका कहाँ सिस है कहाँ ट्रांस है? बन सकता है कोई सिस ट्रांस, है ना। सभी सिस है, सभी अपोजिट है, सभी 90 डिग्री है,
तो MF4 टाइप का कोई भी सिस ट्रांस आइसोमर्स, मतलब MF4 टाइप के कोई भी फॉर्मूले होंगे, जैसे हम बोलते PTCl का होल 4 या NaCl का होल 4 या ANiCO का होल 4, तो तीन चारों के चारों लिगेंड कैसे हैं? सेम, तो उनकी सभी पोजीशन तो सेम है। तो इसमें आप कोई दोस्त बना के देख लो, इसमें एक सिस की और एक ट्रांस की पोजीशन बना के दिखाओ, नहीं बन सकती ना, तो ये फॉर्मूला सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है। कौन सा? इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उसमें सभी सेम हो तब भी कर जाते हैं, नहीं करेगा। CN6 नहीं करेगा, दो नहीं करेंगे उसमें, एक जब पूरे 6 हो और दूसरा 5 सेम हो और एक दो नहीं, उसको भी आते हैं, उसको भी करते, 2 शो नहीं करते उसमें। अभी हम इसमें हैं तो इसमें रहो भी, फिर हम वहाँ आते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये वाला शो कर देगा क्या? Ma3B टाइप का मिनट की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, चलो इसकी बना के दिखाओ हमें, इसकी 2 पोजीशन बना के दिखा दो हमें, अगर आप लोग बना सकते हो तो। कहीं भी उठा के रख लो, सेम स्ट्रक्चर मिल रही है, करके देख लो ना, यहाँ उठा के B रख लो, यहाँ A, फिर भी वही स्ट्रक्चर मिल रही है, तो ये भी आपका GI शो नहीं करेगा। अब देखते हैं। ठीक है, तो Ma3 और ये हो गए आपके डू नॉट शो, GI लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो सिस ट्रांस आइसोमर, डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो ध्यान से, है ना, ये हम थोड़ी आगे की बातें लिखवा रहे हैं, आपके स्कूल लेवल पे नहीं रहता है, फिर भी हम लिखवा देंगे, आपका एक अच्छा रहेगा, कुछ तो नॉलेज दे दे हम आपको। ठीक है। देखो, नहीं तो बच्चों जैसा लिखवाना होता था, ये टॉपिक कब तक खत्म कर चुके होते, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा होता है, 4 लाइन 5 लाइन में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया जाता है, और उतने में भी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उतनी में आपके में पूछा जाता है। लेकिन अगर फंसा के पूछे तब की बात कर रहे हैं हम आगे की, फंसा के तो जैसे एक जे वाला पूछ लेता है फंसा के। ठीक है, अच्छा ये देख ले, Ma2B2 शो कर जाएगा, कर जाएगा, बन जाएंगे हमारे सिस ट्रांसफॉर्म, है ना, सिस हो गया और अपोजिट भी हो जाएगा, तो ये ट्रांस भी आपका हो जाएगा, तो Ma2 और B2A शो कर जाएगा। Ma2BC शो कर जाएगा, कर जाएगा, देख ले कैसे, Ma2BC। ठीक है, कौन सा अरेंजमेंट है? सिस, A और A कैसे हैं दोनों? सिस में, और अब ऐसा कर दें, C को यहाँ कर दें और A को यहाँ, तो ये दोनों कैसे हैं? ट्रांस। अरे यहाँ देखो बेटा, बात नहीं, A और A कहाँ पर हैं? अपोजिट, तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया? ट्रांस में। सिस ट्रांस बन रहे हैं, बस ये चेक करना है आपको, दोनों से नहीं बन रहे तो उससे क्या, किसी से तो बन रहे हैं, तो दोनों सेम साइड, तो ये भी शो कर जाएगा। हाँ, इस वाले में करके दिखाओ, चलो देख लेते हैं। हाँ तो कर लेते बेटा, देखो कंफ्यूजन आई है तो कर लेते हैं ना, करो। A और तो ठीक है, पर स्ट्रक्चर तो दूसरी डिफरेंट होनी चाहिए ना, तो दूसरी स्ट्रक्चर बना लें इसकी। आइसोमर्स तो तभी कहलाएंगे जब कम से कम 2 मॉलिक्यूल हो, एक में तो कहलाएगा नहीं, तो दूसरी स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, पहुँचा तो भी रिलेटिव एंगल तो वही है बेटा, 90 डिग्री का, सबके बीच में कितना है, तो स्ट्रक्चर तो अभी चेंज हुई नहीं। मॉलिक्यूल को वैसे आपने उठा के अलग तरीके से देखा लिया है, पहले इस साइड से देख रहे इस साइड, तो अभी तो रिलेटिव एंगल वही है रिलेटिव, लेकिन इसमें तो पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, इसमें यहाँ पर आप A रखो और यहाँ A रखो, पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। क्लियर? हाँ बिट्टू, क्लियर? अब एक है, या तो इसको रट लो या फिर ना रटो, इसमें भी पाई जाएगी, है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें भी पाई जाएगी, ABCD में भी। अब आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें तो चारों ही क्या हैं, डिफरेंट है, तो अब सेम नहीं देखोगे, लेकिन अब रिलेटिव ग्रुप की पोजीशन देख ली जाती है, जैसे AC की देख ली जाएगी, कितने बार सेम साइड आ रही है, तो उसको सिस बोल दिया जाएगा। फिर AB की देख ली जाएगी, कितने बार सेम आ रही है, तो A वाले परेशान करेंगे, पता है, अब हम इसको डिटेल में सिखाएं तो बन जाएंगे। इसके पेयरिंग बनाए जाते हैं परपेचुअल कॉन्सेप्ट से, कि कितने प्रकार से पेयरिंग बन सकती है। जैसे देखो, A की B के साथ बन सकती है, A की
सी के साथ बन सकती है और ए की डी के साथ बन सकती है। इसी प्रकार बी की ए के साथ, पर वो तो सेम हो जाएगी ए बी वाली, ठीक है। बी की सी के साथ और बी की डी के साथ। इसी प्रकार सी की डी के साथ और ए सी वाली तो हो ही है। तो इस प्रकार से तो ये तो रटी लो, अब आप इसको समझाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसमें पाई जाएंगी, ये बहुत आगे की चीज़ है, इसमें भी पाई जाती है। सो है ना, इन दोनों का तो बता दिया हमने, और अगर समझने की इच्छा हो तो फिर हम समझा देते हैं। डू नॉट, सॉरी आवाज़ ना करो। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये दोनों ही शो करेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। तो चलिए, तो इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, जैसे मिल जाए PTCl का होल 4, NiCO का होल 4, तो ये तो शो करेंगे ही नहीं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर करके आना है आपको, और ये सब बीच का जो डायग्राम वगैरह बनाया था वो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये सब लिख के आना है। तो एग्जाम्पल में हम करते हैं PT NH3 होल ट्वाइज Cl2, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? A2B2 टाइप का। किस टाइप का है? A2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हमारा है, ठीक है। और अगर हम बात कर ले होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में, तो कौन सा है? हेट्रोलेप्टिक। दो प्रकार के लेंगे इनसे, तो इसके सिस ट्रांस आइसोमर बना लेते हैं। तो देखिए, एक बार दोनों को सेम साइड पे रख लेते हैं, और फिर एक बार दोनों को अपोजिट साइड पे रख लेते हैं ना। तो दोनों को पहले एक बार सेम साइड पे रख लो, NH3 Cl ये है सिस फॉर्म, ठीक है। और इसका ट्रांस भी बना देते हैं बगल में। PT और यहाँ पर 180 डिग्री पे कर दो NH3Cl। अब जरूरी नहीं है कि सर ऐसे कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करो, आप ऐसे भी कर सकते थे, NH3 दोनों यहाँ भी कर सकते थे, या दोनों यहाँ भी कर सकते थे, सेम साइड पे लाने 90 डिग्री पे कुल मिला के, है ना। तो यह है ट्रांसफॉर्म, है ना, या ट्रांस आइसोमर बोल सकते हो। तो दिस वन इज ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें, ऑब्जेक्टिव आया था कि किस कॉम्प्लेक्स का यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इसका एक सिंपल नेम है, अगर इसका हम आईयूपीएसी नेम बोलें तो डाईएमाइन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। कैसे होगा, एक दो दिन में आप लोगों से बनने लगेंगे, ठीक है। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन भी बोलते हैं, सिस्प्लेटिनम भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, सिस्प्लेटिनम इसका नेम। और एक ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि किसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो सिर्फ यही एक कॉम्प्लेक्स है सिस्प्लेटिनम जिसका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। यूज्ड, अब ये बहुत अंदर की बातें बेटा, और ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। यूज्ड इन कैंसर थेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट, और उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा हम देते हैं, ये वाला करके दिखाइए। दूसरा एग्जाम्पल बनाइए इसके सिस और ट्रांसफॉर्म। एक किस प्रकार का हो गया, समझ रहे हो? A2BC, एक किस टाइप का हो गया? PT। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया? A2BC टाइप का। बनाइए इसके सिस और ट्रांसफॉर्म, बनाइए इसके। Cl2 की जगह पे हमने एक NO2 रख दिया। काउंटर आयन वाले भी हैं। देखो, हमें सिस और ट्रांस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाते हैं भाई?
तो आप जियोमेट्री तो इसी से डिफाइन होनी है, काउंटर आयन आने से सिर्फ यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जीरो इसलिए होता है कि टोटल पे +2 और -2 चार्ज होता है। चलो तो ये देख लें हम, ये होगा हमारा सिस फॉर्म। अब NO2 को पकड़, आप NH3 को पकड़ के कर सकते हो, आप सबको पकड़ोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार इनको 90 डिग्री पे रख दो कहीं पर भी, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे, और एक बार इन दोनों को कैसे रख दो, 180 डिग्री पे रख दो, तो ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अब हम कल करा देते हैं, जिससे आप लोग आराम से स्कूल पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए, या फिर कहो तो करा दे, जैसी इच्छा हो। तो देखिए, लास्ट दी स्टडी अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, सॉरी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो आपकी अराइज होती है, उसका मेन रीजन क्या है, डिफरेंट इन ओरिएंटेशन। अगर सेम एटम सेम साइड होंगे तो सिस फॉर्म, या सेम लिगेंड सेम साइड होंगे तो सिस फॉर्म, और अगर अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांसफॉर्म। दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं शो कर सकता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रीजन, उसके सभी प्लेन क्या है, सेम एंगल पे रखे हैं, दैट इज 109.5 डिग्री पे रखे हुए हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है, लेकिन दो प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, MA4 टाइप एंड MA3B टाइप। ये शो नहीं करते थे क्योंकि इनमें सिस और ट्रांस बन ही नहीं रहे थे। फिर हमने इसको यहाँ तक देख लिया था, वो काफ़ी आपको एग्जाम्पल बताए थे, रिपीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2 सिस्ट, आपका प्लेटिन नाम का हमने एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, अब डालिए, हमें एक बार दिखाओ लास्ट। ठीक है, दो प्रकार, GI जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। GI का मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। GI लिख लो, अभी हम इकट्ठा एक्सप्लेन कर देंगे अगर नहीं आ रहा समझ में पेपर की वजह से। GI का मतलब होता है जे, सो GI, जे MA2B2, MA2BC, MABCD ये शो करते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते हैं, MA4 और MA3B। कर लो, फिर हम इकट्ठा एक बार समझा देंगे। ठीक है, चलो डालो। स्क्वायर प्लेनर हो गए हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, GI इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। होमवर्क याद करके आए हो अभी? कल मैसेज पढ़ा है? हाँ, 2 को तो बाहर कर दिया हमने, कल तुम्हें भी बाहर कर देंगे अगर होमवर्क याद करके नहीं आओगे। मैं अपने पेपर की तैयारी अलग करो, होमवर्क की अलग। ठीक है जी, हाँ, नहीं जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसमें, 6 है ना, 6 होगा उसमें, है ना। ऑक्टाहेड्रल में कितना होगा, 6। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। टेट्राहेड्रल में तो चलो टेट्रा से 4 याद आ जाएगा, लेकिन ऑक्टा में कंफ्यूज होता है, 8 नहीं 6 होती है, 6 बॉन्ड बनाए ना। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं क्या ये GI शो करेगा। इसका ऑक्टा का, ऑक्टा के नहीं लिखवाया हमने एक भी। वो तो हमने आपको सिर्फ बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कैसे, वो तो उसमें एग्जाम्पल थोड़ी बताया था, एक आपका हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो जैसे हम पूछ लें MA6, M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और A क्या है, लिगेंड्स, क्या है GI शो करेगा, करेगा, बना सकते हो इससे सिस ट्रांस। अभी सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कहाँ से इसके आप बना सकते हो, ये GI कहाँ से शो करेगा, क्या इसमें कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ये GI शो नहीं करेगा, उसके लिए सेम पोजीशन और अपोजिट पोजीशन बनना जरूरी है। तो MA6 शो नहीं करेगा। एंड क्या ये शो करेगा, MA5B, रख के देख लेते हैं B, जी हमने B रख लिया, बनाओ उसकी दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। A उठा के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रख दोगे, B यहाँ उठा के रख दोगे, लेकिन फिर भी 5 बॉन्ड तो यही रहेंगे, एक बॉन्ड ये हमें कहीं पर एक ऐसा, हमें चलो सिस के तो मिल रहे हैं, लेकिन एक ट्रांस का तो कहीं नहीं मिल रहा ना हमें। अरे भाई, अब आप कह दो सर इसी में ट्रांस मिल रहा, तो हम कह रहे हैं चलो इसी में भी ट्रांस मिल रहा, लेकिन कोई दूसरी स्ट्रक्चर तो बना के दिखाओ। सेम स्ट्रक्चर, ऐसे हमने स्ट्रक्चर को घुमा दिया, पलटा के रख दिया, तो B इस साइड आ जाएगा,
इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनने की संभावना, लेकिन अगर ए हो जाता, हम बोल दें Ma4B2, अब हो सकती है। पर देखो इससे चेक कर ले, इससे दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गई, सेम साइड सिस फॉर्म, और अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रांसफॉर्म। तो पहले नंबर इनको नोट करो, डू नॉट शो GI, डू नॉट शो GI, ध्यान रखिएगा, ये GI शो नहीं करते हैं। डू नॉट शो GI, डू नॉट शो GI, ध्यान रखिएगा, ये GI शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं GI का, ठीक है ना, किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में, Ma4B2 टाइप में, है ना, ये शो करेगा, ठीक है। Ma4B2 टाइप में हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं GI का। अब तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, Ma4B टाइप का एग्जाम्पल है, जितना सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल आपका CO या CR से कर लेते हैं, CR Na3 होल 4 Cl2 दिख रहा है किस टाइप का है, Ma4 M मेटल और ये 6 लिगेंड, तो 4 सेम है और 2 क्या है, डिफरेंट है। तो इसका GI बनाते हैं हम, देखिए, ठीक है, 6 और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। तो ये रखा हमने यहाँ पर आपका क्रोमियम, ठीक है। और अब इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पहले बना लो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले बनाओ, ये बना लिया हमने ऑक्टा। सेम इसका फिर से एक और बनाओ, CR, और इसका भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब हम सिस ट्रांस किससे बनाएं, ये 4 हैं, तो ये 4 तो सेम ही पोजीशन पे रहने वाले हैं, या फिर जिस भी पोजीशन पे होगी, इससे हम ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे, इस क्लोरीन से ही हम सब कुछ चेक कर पाएंगे। तो एक बार क्लोरीन को एडजेसेंट पोजीशन पे लगाओ तो सिस बना दे, ये लगा दिए क्लोरीन हमने यहाँ पर, सिस फॉर्म हो गया। बाकी क्रम से क्या लग जाएंगे, Na3 यहाँ पर। अब इसी का ट्रांसफॉर्म बनाओ, कोई भी 2 अपोजिट पोजीशन सेलेक्ट कर लो, A या A, कोई भी 2 अपोजिट पोजीशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आप जानते हो 180 पे क्या बनता है, ट्रांसफॉर्म, और 90 पे सिस फॉर्म बनता है। तो कोई भी 2 अपोजिट पोजीशन ले लो आप, तो एक अपोजिट पोजीशन हमने ले ली और एक कौन सा फॉर्म बन गया आपका, ट्रांसफॉर्म। तो सेम साइड एडजेसेंट पोजीशन 90 डिग्री एंगल सिस फॉर्म, अपोजिट साइड 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म, बाकी जो जगह बची उस पर Na3 लगा दो। तो ये आपका सेम साइड पे है, तो ये सिस फॉर्म, दिस इज अ सिस फॉर्म, और ये अपोजिट साइड पे, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांसफॉर्म। बैठ जाओ तुम लोग, बैठो आराम से। लेकिन कल से बेटा तब तक आने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें पेरेंट्स से क्लियर कॉल ना आ जाए, ठीक है, या तुम लोग पढ़ना चालू ना कर दो, प्लीज़ मत आना ना। कोई मार के थोड़ी कह रहे, प्यार से ही कह रहे हैं, आपसे हमने अभी कुछ लिया भी नहीं है, तो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, आराम से कोचिंग छोड़ दो। जी आराम से। ये हो गया आपका सिस फॉर्म, ठीक है, और अब ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्लोरीन, ये आप ये देखो, सॉरी अमोनिया, 1 2 3 4, ये अमोनिया लगा दी। हम इन क्लोरीन से चेक करेंगे सिस ट्रांस, क्योंकि इनसे चेक करेंगे तो फंस सकते हैं हम। तो ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ लगा दो Na3, Na3 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 NH3 ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये बना दी हमने सिस ट्रांसफॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें बना के दिखाओ आप लोग, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये मोनो पॉजिटिव है, तो कहाँ, जैसे मतलब आपने रखा ये सिंगल
डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे प्लस कहीं पर भी बेटा दो एडजेसेंट पोजीशन, कहीं पे भी दो एडजेसेंट पोजीशन, कहीं पर भी दो एडजेसेंट पोजीशन, किसी भी दो एडजेसेंट, ठीक है। इससे फॉर्म हो गया ट्रांसफॉर्म। पूरे कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग बना के दिखाओ सिस ट्रांस। चलो CR EN होल ट्वाइज है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 आ रहा, यहाँ से कितना 4 और यहाँ से 2 6, ठीक है। तो इसका बनाना है, चलो हम ही बना देते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ नोट आराम से नोट कर लो। अब देखो आपके में जितना डिटेल से बता दिया इतनी डिटेल से नहीं आनी है, तो 4 नंबर के हिसाब से एग्जाम्पल तो लिख के आनी है, ये ध्यान रखिएगा। इन सबके नेम होते हैं, वैसे कुछ ही शायद आज खत्म हो जाएंगे, कल से नॉमेनक्लेचर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। टुडे एब्सेंट इज पूर्वी, है ना, और कौन है एब्सेंट, पूर्वी बेस। कह देना उन्नति, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो घर में, मतलब कोई पारिवारिक प्रॉब्लम ना हो तो कह देना कल से आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी उनके यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना बोल रही है, कौन सा, ये वाला नहीं, क्योंकि बाइड, हाँ ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्योंकि बाइडेंटेट है ना, तो 2 लिंकेज चाहिए इसको, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। चलिए हम बनाते हैं, हम समझ गए थे, वो पहली बार बना रहे हो इसलिए नहीं बनेगा, एक बार हम बना देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से CR को बीच में रखो, CR को ऑक्टाहेड्रल पहले तैयार कर लो बना के, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल तैयार कर लो। अब सबसे बढ़िया तरीका है, फंसना नहीं है आपको, तो जो मोनोडेंटेट लिगेंड है उसको एक बार सिस पे लाओ, एक बार ट्रांस पे, तो आप फंसोगे कभी नहीं, है ना, नहीं तो फिर गलती होने के बहुत चांस होते हैं। तो पहले हम मोनोडेंटेट लिगेंड को एक बार सिस पे ले आए, तो ये सिस फॉर्म पे ले आए, अब इसको हम ट्रांस पे लाते हैं, तो गलती नहीं होगी, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोई भी 2 एडजेसेंट पोजीशन दे सकते हो। अब हम इनको ला रहे हैं ट्रांस पे, तो ये ट्रांस पे, ठीक है। अब बच्चे हमारे बाइडेंटेट लिगेंड 2, तो एक बाइडेंटेट यहाँ पर लिंक कर दे रहे हो और एक बाइडेंटेट यहाँ पर। तो देखिए ये हमने एक बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ रखा, एक कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, तो एक बनाया इससे और एक बनाया इससे, ठीक है, और दूसरा बाइडेंटेट, अब ये और ये बॉन्ड खाली बचे हैं, तो एक बाइडेंटेट यहाँ रखा हमने, एक बनाया यहाँ से, यहाँ से, देख लो ये भी एडजेसेंट पोजीशन पे है ना, और बाकी सबसे बढ़िया था सब इससे चेक करते हैं आप, है ना। तो ये सिस फॉर्म हो गया, दिस इज सिस फॉर्म, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका। और अब इसमें समझ ही गए होंगे आप लोग अब तक, एक EN यहाँ रखना है ऐसे, और एक EN यहाँ रखना है ऐसे, तो देख लीजिए आप, AB अपोजिट AB अपोजिट, ये ट्रांसफॉर्म है। तो सिर्फ ट्रांस आइसोमेरिज्म में आपकी खत्म होती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट डालते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से इसका मेन पॉइंट सब कैप्चर कर लो, मेन पॉइंट फास्ट, ठीक है। ये थोड़े से एंगल छोटे बड़े हो गए तो कर लेना एडजस्ट, कुछ नहीं। तो देखो क्या क्या पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में, अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन नहीं आए तो अरेंजमेंट इन स्पेस, ठीक है ना। सेम साइड सिस फॉर्म, अपोजिट साइड ट्रांसफॉर्म, इतना याद रखना है। सेम साइड मतलब 90 डिग्री, अपोजिट साइड मतलब 180 डिग्री में, इसको ध्यान रखना है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उनमें सभी जगह एंगल कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। स्क्वायर प्लेनर में ये पाई जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर के आपको एग्जाम्पल लिख देने से PTNA3 होल्टा Cl2। इसका जो सिस फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, सिस प्लेटिनम, जिसका यूज किस में करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कल लिखवाया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखे, तो ये 2 प्रकार के होते। अच्छा, सिस फॉर्म में हमने देखा था Ma4 नहीं देगा और Ma3b नहीं देगा ये, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी देते थे। और जैसे में ऑक्टाहेड्रल में Ma6 और Ma5b नहीं देते, बाकी सभी ये देंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देख लिया आपके सिस ट्रांस आइसोमर्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये हमने यहाँ पर बना दिए। अब ये हमारी जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमरिज्म का पहला आइसोमरिज्म खत्म हो चुकी है, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑल्सो कॉल्ड स्टार। अब दूसरी आइसोमरिज्म आ रही है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हाँ कौन चार्ज है, सॉरी +1 है ना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, +1 लगा लो चार्ज, पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है। डालिए हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको D&L आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, D&L आइसोमेरिज्म। देखिए क्या होता है D&L आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। देखिए एक होता है पोलरीमीटर, पोलरीमीटर से, अब पोलरीमीटर का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल की पोलरिटी चेक तो मॉलिक्यूल की कर रहे हैं, लेकिन वो वाली पोलरिटी नहीं जो आप जानते हो कि प्लस माइनस आ गया तो ये पोलर हो गया, ठीक है, वो वाली पोलरिटी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पोलरिटी से मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से या मटेरियल से या उसके सोल्यूशन से या उसकी वेपर से हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, पहले हम प्लेन और ऑफ पोलराइज लाइट और आपकी अनपोलराइज लाइट में डिफरेंस बता दें। जैसे हमने कहा एक कोई लाइट है, तो लाइट कभी ऐसी देखी आपने कि हमने जलाई तो सिर्फ सामने बस फैली, चारों दिशा में फैल रही है, मतलब लाइट जो होती है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है, इसका जो प्रोपोगेशन हर डायरेक्शन में होता है। दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट भी इसे आप कह सकते हो, जैसे अनपोलराइज लाइट। अब एक निकोल नाम का प्रिज्म आता है, जब उससे आप अनपोलराइज लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट को फ्लो करोगे तो ये लाइट ऐसी हो जाएगी, मतलब इसके डायरेक्शन या वाइब्रेशन कैसे हो जाएंगे, यूनि डायरेक्शन हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, या इसको बोलते हैं PPL। अब ये होता कैसे होगा, इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये मान लो एक कोई विंडो है, खिड़की है, ठीक है। अब इस खिड़की से पेन देना, हमें एक पेन और दो बेटा, हाँ कोई भी दे दो। देखो अब इस खिड़की से हम इसको ऐसे निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकलेगा। अब ये खिड़की हमारा निकोल प्रिज्म है और ये जो हमारी ये है लाइट है, तो ऐसे नहीं, तो अभी ये जो लकड़ियां हैं हमारे हाथ में, जो पेन है अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे ऐसे निकलने के लिए। तो इसी प्रकार ये जो आपकी अनपोलराइज लाइट हो, जब इसको फ्लो किया जाता है तो इसको रोकती है, उसको नहीं जाने देती है, तो फिर लाइट अपने आप ऐसे होके यहाँ से निकलती है, तो ये हमारी कहलाती है पोलराइज्ड लाइट। ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है। अब अगर आपने किसी सब्सटेंसेस को फ्लो किया उसके सोल्यूशन से वेपर से, ठीक है ना, और ये लाइट बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपके वाइब्रेशन कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है, प्रोपोगेशन कर रही है, तो ये है आपकी तो समझ लेना कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि वो इस लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर वही सब्सटेंस इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो हम कह देंगे ये डी फॉर्म है, डेस्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, जिसकी हिंदी में मतलब होता है दाएं साइड और इंग्लिश में मतलब होता है राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज। तो अगर ये इस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को आपके क्लॉकवाइज कर दे तो ये कहलाता है डी वाई, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दे तो इसको बोलते हैं लीवर रोटेटरी एल फॉर्म। यही होते हैं आपके D&L आइसोमर्स। तो D&L आइसोमर्स कैसे सब्सटेंस होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज आपके रोटेट करते हैं और आपके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, इस पर एक वर्ड ध्यान रखना है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, कौन से कंपाउंड से आपके शो करेंगे D&L आइसोमर विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। हम बताना चाहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या है। जैसे हमने कहा ये हमारा हो, ये इस पे जाके पूरा चिपक गया तो ये सुपर इम्पोजिबल है,
क्योंकि इसने एक दूसरे को क्या रख लिया, पूरा ढक लिया, तो ये सुपर इम्पोजेबल कहलाता है आपका। लेकिन हम कहें ये और ये ऐसे रखें तो ये पूरा नहीं हो रहा कवर, या फिर कुछ भी कवर नहीं हो रहा, सब उल्टा सीधा रखा हुआ है ना, तो ये हमारी कहलाएगी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और सिंपल तरीके से समझा दें हम, जैसे ये है ओ और इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी ओ, तो ये कैसा हो गया, सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि एक दूसरे पे पूरी तरीके से ढक लेंगे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमने बोला एच और इसकी मिरर इमेज एच, ये भी कैसा हो गया, सुपर इम्पोजेबल, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हमने बोला पी और इसकी मिरर इमेज क्या आएगी इस प्रकार से, तो अब ये क्या एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे, नहीं, उठा के रख के देखो, तो ये कैसी इमेज हुई, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं हम कह देते हैं कि वो कायरल है, जनरली उनको बोल देता है कि वो कायरल है। किरलिटी होता है, एक कार्बन से संबंधित टर्म है, बायोमोलिक्यूल्स में हम बताएंगे। तो ये हमने थोड़ी सी जानकारी बताई है, इसको हम आपको लिखवाना चालू करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, the phenomenon the phenomenon of rotation the phenomenon of rotation of PPL ब्रैकेट में लिखो, ऑफ PPL ब्रैकेट में लिखो, प्लेन ऑफ polarized light, the phenomenon of rotation of PPL plane of polarized light either clockwise ब्रैकेट में लिखना स्मॉल d और एंटी क्लॉकवाइज ब्रैकेट में लिखना L is called optical activity. The phenomenon of rotation of PPL plane of polarized light either clockwise or anti-clockwise is called optical activity. हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण घूर्णकता। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो पीपीएल अभी हम बनाएंगे आपके सामने, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर देता है, तो हम कह देंगे ये कौन सा फिनोमिना हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे हम इसको। और वो सब्सटेंस कहेंगे हम क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। बात समझ में आ रही है। और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो डी फॉर्म में लाइट को रोटेट करें या फिर एल फॉर्म में लाइट को रोटेट करें। इसी के नीचे लिखो सब्सटेंस, या कंपाउंड भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। सब्सटेंस which show optical activity called optically active
एक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, फुल स्टॉप लगाइए। फुल स्टॉप लगाइए और लाइन चेंज करके लिखिए ऑप्टिकल रोटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। ऑप्टिकल रोटेशन आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि लाइट पीपीएल को जो रोटेट कर देते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है आपकी। और जो सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रख पाएंगे वो हमारे कहलाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ये कितने प्रकार के होते हैं आपको अभी बता चुके हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब डी और लीवो रोटेटरी मतलब एल, दो फॉर्म के होते हैं। तो फर्स्ट इसमें छोटा सा पॉइंट बनाइए, फर्स्ट टू टाइप्स में लिखिए। फर्स्ट है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके रोटेशन को या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेक्स्ट्रो रोटेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। सो डेक्स्ट्रो रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। अगर आप इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहते हो तो जी दे आर द डी फॉर्म, तो डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। सेकंड डालिए लीवियो रोटेटरी सब्सटेंस। थोड़ी इनकी स्पेलिंग देख लेना, है ना, गलत मत लिखना। LAEVO, है ना। अब लगता है लीवियो मतलब LE लगता है ना, तो ध्यान रखिए LAE लीवियो रोटेटरी सब्सटेंस। इनको शो करते हैं L से और माइनस से, ठीक है। L से और माइनस से इनको शो करते हैं। देखिए इसमें लीवियो रोटेशन, सो लीवियो रोटेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो लेफ्ट हैंडेड साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया। बड़ी सिंपल बात ध्यान रखनी है। और अब इसके बाद 100 की एक चीज़ लिखवा रहे हैं, वो तो लिख के आ रही है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला कि सब्सटेंस द फिनोमिनन रोटेशन ऑफ पीपीएल। पर इतना ध्यान रखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको पूरी लैंग्वेज से ज़्यादा पहले ये ध्यान रखना है कि पीपीएल के रोटेशन को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। सबसे पहले इतना सा वर्ड पकड़ लो, पीपीएल मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, इसी के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो ये रोटेशन शो करेंगे हम कह देंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ये रोटेशन टू टाइप्स का हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं हम लीवियो रोटेटरी, ठीक है ना। तो साइन ये होते हैं डी और प्लस और ये होते हैं एल और माइनस। हम आपको बता दें अभी आप जब बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये डेक्स्ट्रो लीवियो रोटेशन आएगा, साथ में इसके साथ डी फॉर्म और एल फॉर्म आएगा।
तो ये डी फॉर्म और एल फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, वहाँ बच्चे बहुत फंसते हैं, ठीक है ना। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है कि मॉलिक्यूल कैसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और स्मॉल डी और स्मॉल एल रोटेशन को शो करता है। तो हमें यहाँ पर अभी से हमने आपको बता दिया, बायोमोलिक्यूल्स पे हम पढ़ाएंगे तो फंसना नहीं, बच्चे इसको समझ लेते हैं कि डेक्स्ट्रो है, इसको समझ लेते हैं लिब्यू, नहीं, डेक्स्ट्रो का साइन स्मॉल डी है, लिब्यू का स्मॉल है। और डी और एल एक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बेस पे आते हैं, इसके लिए अल्फा अमीनो एसिड को स्टैंडर्ड मान के उसके रोटेशन को लिया गया है। आपके सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रोटेशन बताया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, विन्यास को, और इसलिए शो करते हैं रोटेशन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा हमने दिमाग में डाल दिया, तो भविष्य में आपको हम जब पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सो लिबियो रोटेशन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही शो करेंगे जो क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल एक रूप में पूरी तरह से अध्यारोपित हो जाए, मतलब पूरा ढक ले, तो वो कहलाती है सुपर इम्पोज हो गया है। और नॉन सुपर इम्पोजिबल का है कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक नहीं रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो लिखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म shows by only those compounds which form non-superimposable स्पेलिंग सही लिखना, मैं लिख दिया, देख लो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एक वर्ड में लिखना चाहते हो तो लिख सकते थे ब्रैकेट में, सो कीरिलिटी या कायरिलिटी भी बोल सकते हो, सो कीरिलिटी, है ना। जब कई लोग इसको चीरिलिटी भी बोलते हैं, कई लोग कीरिलिटी भी बोलते हैं, सो चीरिलिटी। सो कीरिलिटी, यहाँ एक सो कीरिलिटी। तो अब इसका हम एग्जाम्पल बता देते हैं, कौन होंगे आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल और कौन, जैसे हम ये लिख दें O एंड O, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और जैसे हम लिख दें P या D को लिख दें हम, है ना, जैसे और बता दें इसके हम H, है ना, I, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोजिबल, है ना। OI नॉट पॉसिबल। अल्फ़ाबेटिकल से इनको समझाया गया है, क्योंकि बड़े बड़े डायग्राम से कब तक तो इनको अल्फ़ाबेट के बेस हो जाए, तो OI नॉट पॉसिबल ऑप्टिकल। और जैसे हम बोल दें P और इसकी ये मिरर लगे हैं बीच में, ठीक है, तो P की मिरर इमेज ये होगी P, है ना, D की मिरर इमेज ये होगी, तो ये OI आपके शो करते हैं, है ना, शो। यही कहलाते हैं आपके ठीक है। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल लिखवाते हैं आपको। एक आध इसको देखो, ए स्ट्रक्चर बनाना ना से कोई मतलब नहीं है, तो है ना, मैन ए वर्ड ए लाइन जरूर लिख के लानी है। डी देखो, पूरे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि PPL का रोटेशन ही कहलाता है ऑप्टिकली एक्टिविटी,
सिर्फ इतना सा वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। अब पीपीएल का रोटेशन दो प्रकार से होता है, डी और एल फॉर्म से होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ जाओ जाओ जाओ। कल आपका हॉलीडे है, छुट्टी है, ठीक है, ध्यान रखिए। तुम्हें पता था? तुम्हें सर लाया, करना पड़ रहा है, मजबूरी है, मम्मी जी ने आज्ञा दी, हम टाल नहीं सकते। हम तो पढ़ाने की इच्छा रखते थे और तुम लोग बिल्कुल शांति से आ सको बिना गेट खड़काए, इतने चुपके से कि कोई को पता ना चले, और वैसे ही निकल सको तो आ जाओ। है इतनी सावधानी कि मम्मी को पता ही ना चले? नहीं है इतनी? आ सकते हो। और मम्मी अगर एक आध बार बाहर निकल गई तो डांटेगी हमें। चलो ऑनलाइन देखेंगे, अगर ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी तो ऑनलाइन पढ़ा देंगे। ऑनलाइन के लाइन तो हम कहूँ बैठ के पढ़ दें। छुट्टी है, छुट्टी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकालो। और दो गए, कोई बात नहीं, कर देंगे हम बाद में, चिपका देंगे। कितना अच्छा लग रहा था क्या उसे? हो गया, देखो फिर चलो। देखो हम आपको बता दें, आप लोग क्या करते हो, पूरे के चक्कर में थोड़ा भी भूल जाते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब है पीपीएल का रोटेशन, प्लेन ऑफ पोलराइज का रोटेशन। जो ये फिनोमिना होता है प्लेन ऑफ पोलराइज रोटेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये दो प्रकार के होते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन डेस्क रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेबियो रोटेटरी, ये कहलाते हैं। उस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वर्ड को रट लो बिल्कुल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, है ना, इस वर्ड को बिल्कुल रट लो। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है वही हमारे शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान रखिएगा। इस वर्ड को अच्छे से रट लो। अगर आप ये जानते हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब डी एंड एल रोटेशन है, और अगर आप ये जानते हो कि इस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के कारण होती है, तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में सब जानते हो, ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज़ और लिखनी है, स्टार लगा के, डी एंड एल isomers are called enantiomers, enantiomers, या एन बोल दो, पर एन में सही नहीं आ रहा, enantiomers, कॉल्ड enantiomers, ठीक है। तो ये लैंग्वेज हो गई। अब देखते हैं कौन ये शो करेगा, कौन ये शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल में फिर से इनके दर्शन मिलेंगे आपको थोड़ी थोड़ी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चेक कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं। ये हमने कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया, कोई मेटल रख दिया, ठीक है, ये रख दिया हमने यहाँ पर मेटल। ये मेटल हमने यहाँ पर रख दिया, और ए यहाँ रख दिया हमने, और यहाँ पर भी हमने रख दिया, मान लो आपके यहाँ रख दिया हमने बी, यहाँ सी, और यहाँ पर आपका डी रख दिया, ठीक है। तो अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में अगर हम देखें तो ए की तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, ए तो एक्सिस पे है, वही घूमता घूमता वही रह जाएगा ना। पंखे की 3 डंडी चाहे जितना घूमे, एक्सिस का तो वहीं रखा रहेगा। बी कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ गया बी आपका इस तरफ। डी किस तरफ आ जाएगा, डी आपका इस तरफ आ जाएगा,
ये आ गया डी आपका इस तरफ, और सी आपका उसी की उसी पोजिशन में। अब उठा के इसको इसके ऊपर रखो, क्या एक दूसरे को पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा? नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? अब उनसे कनेक्ट करने की कोशिश मत करना कि सर वहाँ पर जैसे आपने बी घुमा दिया था तो यहाँ भी घुमा दो, नहीं, वहाँ कुछ नहीं घुमाना। वो वहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को बताने का एक तरीका था। यहाँ आपको स्ट्रक्चर यही रखनी है, ध्यान रखिएगा। तो ए अगर इसको उठाएं हम और रख दें, ए से ए तो कवर हो जाएगा, लेकिन ए कवर नहीं होगा, ए कवर हो जाएगा लेकिन ए कवर नहीं होगा। तो ये कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स OI शो करता है। और GI शो करता था क्या? ये नहीं करता था, है ना, ध्यान रखिएगा। सो OI है ना, ये टेट्राहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब इतना डीप का क्वेश्चन तुम्हारे में आने नहीं वाला है, कहीं बुक्स में इसके बारे में चर्चा तक नहीं है आपके सिलेबस में, इतना डीप का क्वेश्चन, लेकिन ये हम बता रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी ये स्क्वायर प्लेनर देख लेते हैं हम, और आपको सीधे बता देते हैं, यहाँ से आपसे सीधे पूछा जाएगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स OI शो करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स OI को। स्ट्रक्चर भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने एग्जाम में, आप सीधे ले सकते हो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो OI। ऑक्टाहेड्रल भी शो करते हैं, देख लेते हैं क्या स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही देखिए, एक बात ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, चाहे फिर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो फिर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में ही आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस बात को ध्यान रखना। अभी हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएंगे तो वहाँ तो हम आपको बता ही देंगे, तो ध्यान रखिएगा, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे कोई भी, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज वन टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूज होता है बच्चा, क्योंकि नाम ऑक्टा है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और 4 तक चलो तो sp3d2। हालांकि ये सब चीज़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन हमने बता दिया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखते हैं, देखिए ये हमने लिखा सेंट्रल मेटल, और ये आपका ये A है, ये B है, ये C है, और ये आपका D है, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं हम, ये हमने इसकी मिरर इमेज बना दी। तो ए मेटल हो गया आपका, ठीक है ना, और इसकी मिरर में ए यहाँ घुमा दो, डी यहाँ घुमा दो, बी यहाँ घुमा दो, और ये सी यहाँ घुमा दो। बनाइए इसको, अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, फीलिंग लानी पड़ेगी। देखो ध्यान से देखो, इसको उठा रहे हैं हम, ठीक है, और ऐसे उठा के हमने इसको पट्ट कर दिया, इस पर ऐसे उठा के हमने इस पर को ऐसे पट्ट कर दिया, तो ये देखो पूरा पूरा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा। यस, देखो ये उठाया हमने और ये रख दिया, तो ये कहाँ जाके चिपक जाएगा? इस पे। ये कहाँ जाके? इस पे। ये वाला आपका ये यहाँ चिपक गया, ये वाला कहाँ चिपक जाएगा? इस पे, और ये वाला इस पे। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे इमेज, अगर नहीं आ रही है फीलिंग तो फिर रटो, ठीक है। अगर आप इसको ले जाके इस पे रख दोगे तो पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर देता है, तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स OI को शो नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है ना। तो स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करते, जस्ट उसका उल्टा है, उसमें टेट्राहेड्रल शो नहीं करते थे, स्क्वायर प्लेनर शो करते थे। स्क्वायर, अब देखो प्लेनर बोर्ड में इतनी फीलिंग ला सकते हैं हम आपके लिए। 3D हो तो हम बताएं। हाँ, अगर जैसे फिर जिस टाइप से आप इसको रखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे मतलब ए को साइड रखते फिर, तो अगर बी को भी अगर इस तरह से रखेंगे तो वो भी फिर किसको? वो जो बताया ना, वो हमने, वो एक तरीका था नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाने का, हम आपकी बात समझ रहे, लेकिन वो एक तरीका था बताने का, उसको इस तरीके से नहीं लेके आना है। वो एक सिर्फ तरीका था, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग था कि अंडरस्टैंड कराएं आपको कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। हालांकि अध्यारोपित कैसे भी हो जाए, अगर हो जाते हैं ना वो सुपर इम्पोज ही कहलाता है। तो जो भी है अनिकेत, आप वैसा समझ लो, लेकिन जो डेटा है वो यही है कि ये नहीं शो करते हैं वाई,
ठीक है, वाई डू नॉट शो। अगर इसके 3D डायग्राम हो तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। देखो ये टेट्राहेड्रल है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। ये आपका ऐसे, तो ये किसी भी तरीके से एक दूसरे पे सेट नहीं हो सकते। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना, ये किसी भी तरीके से। लेकिन ये तो प्लेन है, नाम में ही प्लेनर है, मतलब कागज़ पे पूरा रख जाएगा ये, है ना। अगर इसको हम उठा के ऐसे कागज़ पे रखेंगे तो ऐसा पूरा चिपक जाएगा ये, क्योंकि प्लेन में है ना। ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा ही है ना। तो इसमें तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन ही नहीं सकती है, तो ये शो करता है। लेकिन ये प्लेनर मॉलिक्यूल, इसमें सिमेट्री है, तो ये आराम से कर जाएगा, ठीक है। ऑक्टा, अब हम आपको बता दें आपके में क्या लिखा होता है, सीधे सीधे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखे होते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सो ओ वाई। तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाँ कहाँ पर बेटा, इसको भी अगर ऐसे रखेंगे दूसरा डायरेक्शन तो चेंज, इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे उठा के, हाँ ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर वहाँ पर उठा के नहीं जाना है आपको। अब ये देखो हम आपको सिंपल तरीके से समझा दें। ये है आपका, अब इसको हमने नॉन सुपर इम्पोजेबल इसलिए कहा है, ये कैसा है आपका, ऐसा ऑक्टा टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब कैसी, है ना। 3D का काम 1D में हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम एक बना दें तो ये 3 एंगल ऐसे रखे हैं और एक इसके ऊपर, तो दूसरा तो किसी भी तरीके से इस पे आके सुपर इम्पोज हो ही नहीं सकता, असंभव है ना, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल हो गया। बॉन्ड एंगल के मामले में सिमेट्रिकल था, बॉन्ड एंगल के मामले में सिमेट्रिकल था, इसलिए सिस्टांस शो नहीं कर रहा था, क्योंकि हर जगह से सेम पोजीशन मिली थी। लेकिन किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को इस पर इम्पोज करना तो असंभव है। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसको अंडरस्टैंड करो, है ना, समझना है इसको थोड़ा फिर, क्योंकि आप जिस थिंकिंग से जा रहे हो उस थिंकिंग से ये है कि उठा के रखो, उठा के ऐसे रखो और सुपर इम्पोज हो, है ना, ऐसे जा रहे ना आपकी फीलिंग यही करेगी इसको उठा के ऐसे रखना है ना। नहीं, हमें सिंपल इम्पोजन देखना है हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो फीलिंग जो आप ले आई हो उसी कारण आप फंस गए। अब हम अगर जैसे इसको देखें, ये हमारा प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, दिस वन इज द प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जी मतलब अगर हम इसको कागज़ पे रखेंगे तो पूरा का पूरा कागज़ पे हो जाए। अब प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसको उठा के हम इस पर रखेंगे, वो एंगल सेट कर लिए जाएंगे, जैसे हमने बताया था कि इसको ऐसे उठा के रखो लग जाएगा, तो ये तो इससे पूरा पूरा चिपक जाएगा ना, तो ये तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो। तो इस प्रकार से फीलिंग लेके आओ, इस तरीके से नहीं कि ऐसे उठा के रखेंगे तो नहीं। ये देखो ये प्लेनर है, ये जाके चिपक जाएगा, एंगल सेट कर लिए जाएंगे तो सुपर इम्पोजेबल। और वो जो सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल समझाया था वो उससे वहीं तक रखो, उसको वहाँ से आगे लेके मत आओ, ठीक है। डालिए हेडिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको जो आपके काम का है वो करवा रहे हैं। सीधे जितना बताना था हमने आपको बता दिया इसमें, है ना। सीधे ऑक्टाहेड्रल में आपके काम की है तो वो हम करवाते हैं। तो डालिए, सेकंड है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हमें काफ़ी परेशान करता है, कभी टेट्रा होता है कभी स्क्वायर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे, वन टाइप ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमेशा ही आपकी OI शो करते हैं। ऑलवेज शो OI। लेकिन अब यहाँ भी एक कैच पॉइंट है, वो कैच पॉइंट क्या है देख लो, चलिए ठीक है। वो कैच पॉइंट है, पहले समझ लो फिर बताना। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, ठीक है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, और यहाँ पर हमने रख दिया Cr, ठीक है। ये रख दिया Cl और ये रख दिया Cl। ये NH3 मॉलिक्यूल, आपको इनको उल्टा सीधा नहीं घुमाना है कि आप NH3 को उल्टा सीधा, इससे कुछ मतलब नहीं, आपको ये देखना है कि सुपर इम्पोज हो जाएगा कि नहीं। पहले ये देखो ये हमने कौन सा फॉर्म बनाया है, ट्रांसफॉर्म। चेक करो इसकी जब मिरर इमेज बनेगी, जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो Cr यहीं आएगा, Cl यहीं आएगा, Cl यहीं आएगा, जे वाले NH3 कहाँ जाएंगे, इस साइड,
और ए वाले NH3 कहाँ चले जाएंगे, इस साइड। सेम स्ट्रक्चर आ गई है ना, सेम स्ट्रक्चर आ गई है ना। तो ट्रांसफॉर्म ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ट्रांसफॉर्म सुपर इम्पोजेबल हो जाता है, इसलिए ट्रांसफॉर्म OI शो नहीं करता है ना। ये बात अभी हम लिखवाते हैं, लेकिन इसका सिस फॉर्म देख लेते हैं, क्या सिस फॉर्म शो करेगा, सिस फॉर्म को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रखा हमने Cl और यहाँ रख दिया हमने इसका NH3। ठीक है, देखो तो JNH3 तो वैसे ही वैसे हो गए है ना, ए वाला NH3 वहाँ चला गया है ना, सॉरी ए वाला वहाँ चला गया, ए वाला यहाँ गया, जे वाला यहाँ चला गया, ए यहीं कहीं रहा। अब ये दोनों Cl कहाँ जाएंगे, इस पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है आपकी। आ रही बात समझ में, ये नॉन, अब फिर से आप लोग क्या कर रहे होगे, इसको फिर से ऐसे जमा के रखने की कोशिश कर रहे होगे कि ऐसे उठा के रख देंगे तो जम जाएंगे। उसमें आपको देखो क्या ना, आप जिस तरीके से फील कर रहे हो कि जमा नहीं, उस तरीके से नहीं, आपको ये चेक करना है कि वो सुपर इम्पोज होगा कि नहीं। अब इसमें देखो एक प्रकार से हमारा रोटेशन चेंज हो चुका है, वो वहाँ अगर हम इसको बोल दें कि डी फॉर्म है तो वो कौन सा फॉर्म है, एल फॉर्म। अगर ये क्लॉकवाइज का फॉर्म है तो वो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्म है। तो ये तो DL बन रहा है, लेकिन इसके पहले जो हमने देखा था प्लेनर में सिस ट्रांस को और OI को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसमें आप D और L नहीं बता सकते। तो क्या इसमें कोई D और L हो सकता है, इसमें पॉसिबल नहीं है, ना तो D पॉसिबल है ना L पॉसिबल है। लेकिन अगर हम उस प्रकार से ले रहे हैं तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें DI बनता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं शो करता, ये बात ध्यान रखनी। चलिए लिखिए इसमें ऑलवेज शो OI, लेकिन ये सिर्फ ध्यान रखिएगा सिस के लिए है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं सिस फॉर्म ऑलवेज शो OI। ठीक है, ऑलवेज शो OI while transform does not show it sis form always show OI while transform does not show it। ठीक है, तो फिर आप बनाते हैं इसके D and L फॉर्म। एग्जाम्पल है Cr NH3 होल 4 Cl2। देख सकते हो आप, एक हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 आ रहा है, Cr NH3 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हमने Cr, और अब इसका पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो बड़े आराम से, ये ऑक्टाहेड्रल हमने बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन यहाँ पर रख लेते हैं और 4 NH3 यहाँ रख लेते हैं। अब देखो हम फीलिंग तो यहाँ से करा देंगे कि ये क्लॉकवाइज है, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, एक चित्र की वजह से थोड़ी होता है कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक तो लाइट के रोटेशन की वजह से क्लॉकवाइज है ना, तो चित्र से हम भले ही आपको फीलिंग करा देंगे, वो चित्र से ही एक लाइट के रोटेशन को क्लॉकवाइज शिफ्ट करता है, इसलिए इसको डी फॉर्म बोलते हैं। ये नहीं कि इसमें Cl राइट साइड है इसलिए डी फॉर्म, लेकिन चित्र से याद करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका डी फॉर्म। ठीक है, जैसा डी फॉर्म। साथ में अगर हम इसको और अच्छे से बोलना चाहें तो हम इसको क्या बोल सकते थे, सिस डी फॉर्म। क्यों, दिख रहा है हमें कैसी फॉर्मेशन जा रही है, सिस की फॉर्मेशन जा रही है। तो डी फॉर्म तो है, साथ में सिस फॉर्म भी है। तो आप ये वाला अगर स्ट्रक्चर एग्जाम्पल याद कर लोगे तो सिस में भी काम आएगा आपका, सिस ट्रांस में, और GI में भी काम, OI में भी काम आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेर में। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए Cr, और सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल तैयार कर लीजिए, ये ऑक्टाहेड्रल तैयार कर लिया।
अब इन Cl को दो अपोजिट पोजीशन पे, सॉरी गलत है ना। अब इन Cl को उठा के इस साइड कर दीजिए, तो ये वाला तो चेंज नहीं होगा, एक्सेस पे है, ये वाला उठ के इस साइड आएगा, ठीक है। बाकी NH3 वैसे ही रख दीजिए, NH3 हम पहले ही बता चुके, ट्रांस शो करेगा ही नहीं है ना। तो एक लाता है लेवी रोटेटरी एल फॉर्म। अब ये एल फॉर्म इसकी वजह से नहीं है कि इसमें Cl राइट हैंड साइड थे इसलिए डी फॉर्म, और इसमें Cl लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला तो इसलिए एल फॉर्म, इसकी वजह से नहीं। याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट डेक्स्ट्रो है, और क्योंकि वो उसको लाइट को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए वो लिवियो है। इसको और अच्छे से लिख सके तो हम अभी भी कौन सी फॉर्मेशन जा रही है, सिस ही जा रही है, तो इसको हम सिस एल फॉर्म भी बोल सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स पे पूरा चार्ज है 1 पॉजिटिव। ठीक है, ट्रांसफॉर्म तो शो करेंगे नहीं, सिस फॉर्म शो OI, वाइल ट्रांसफॉर्म डज नॉट शो इट। ठीक है, तो अब आपके लिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं, उसको बना के दिखाइए। चलो बनाओ इसके सिस्टम, इसके वो बनाओ, सिस फॉर्म में ही बनेंगे इसके, डी और एल बनाओ, CrEn होल ट्वाइस Cl2 1 पॉजिटिव, और एक दूसरे के एन आइसोमर्स है ना, ये डी एंड एल फॉर्म ही कहलाते हैं एन आइसोमर्स, दे आर द एन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बना लो इसका जल्दी से। Cl को वैसे ही रखा रहने दो, और जहाँ पे NH3 उनकी जगह पे थायरीन डाइमाइन लगा दो। देखो 3 नंबर में आएगी कम से कम, अगर आएगी तो, है ना जी। मैं इस चैप्टर में 3 थ्योरी पढ़नी है आपको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। बर्नर थ्योरी पढ़नी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। पहले तो कल से नोमेनक्लेचर सिखाना चालू कर रहे हैं। शाबाश सर, हाँ बिल्कुल सही पकड़ गए। हो गया, चलो हो गया। चलिए बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर रख दीजिए En, और यहाँ पर भी रख दीजिए En। ठीक है, अब एक घूम जाएंगे, है ना, तो ये वाला En आ जाएगा इस साइड, और यहाँ वाला En पहुँच जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे सिंपल तरीका है कि NH3 की जगह पे इनको लगा दो, टेंशन ही ख़त्म। सिंपल तरीका है कि NH3 की जगह, यही एग्जाम्पल हमने आपके सिस ट्रांस में भी उसमें लिखवाए थे हमने, पर उसमें फिर रोटेशन अलग किया था। उसमें ये बनाया था, एक ये वाला बनाया था, दूसरा इसको यहाँ रखा था और इसको यहाँ। चेक कर लो, एक भी ऐसी चीज एग्जाम्पल्स हम चाहें तो और ढेर सारी करा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायरमेंट से तो बहुत ज़्यादा ही डेटा है आपके पास, मोर देन इनफ है, बस आपको पढ़ के जाना है। और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आप अवॉइड कर सकते हो, मेन एग्जाम्पल जरूर लिख के आना है, ये ध्यान रखिएगा, और डेटा लिख के लाना है, थ्योरी लिख के लाना है। और अगले 3 दिन हमारे चलेंगे नोमेनक्लेचर। एक दिन में ख़त्म करवा देते हैं, 30 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं नोमेनक्लेचर, लेकिन हमने अगर आपको 30 मिनट में करवाए तो हम तो सीख जाएंगे और ज़्यादा, लेकिन तुम लोग ना सीख पाओगे, हमारा रिवीजन फिर से हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया आपको, वैसे हम बताएं 2 लेक्चर बहुत है नोमेनक्लेचर के लिए, लेकिन हम 3 दे देंगे आप लोगों को, ये बिल्कुल दिक्कत ना हो। 3 लेक्चर आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर के, और उसके बाद आप नोमेनक्लेचर में सुपर डुपर को, इतने सिंपल नोमेनक्लेचर है कि आप देखते ही कर जाओगे, थोड़ी सी बस मेहनत करनी है, मॉलिक्यूल देखोगे सब देखते ही हो जाएगा कोई भी, और टिपिकल से टिपिकल नोमेनक्लेचर करवा देंगे आपको।
आप कहोगे सर ये आए नोमेनक्लेचर, ये नहीं बनते थे, कहोगे ये तो सर इतने सिंपल है। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको डेटा ध्यान रखना है, पीपीएल रोटेशन ध्यान रखना है, 2 प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज डी, एंटी क्लॉकवाइज एल कहलाता है। डी एंड एल फॉर्म को ही बोलते हैं एनाइसोमर्स। सबसे मोस्ट जो इसके लिए आपके प्रोबेबल कंडीशन होनी चाहिए वो है नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज की रियलिटी का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके अगर हम देख लें तो जीआई को शो नहीं करते थे लेकिन ओआई को शो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई को शो करते थे लेकिन ऑप्टिकल को नहीं शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों को शो करते हैं लेकिन इसमें भी ऑक्टाहेड्रल में ट्रांसफॉर्म ओआई को शो नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ऑक्टाहेड्रल के हमने दोनों में सेम करा दिए हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा उसमें कैच पॉइंट है, इसके दोनों सिस फॉर्म में कराया है, उसके में एक बार सिस में कराया था, दूसरी बार ट्रांस में कराया था। ठीक है, डालिए हेडिंग 9:30 पे छोड़ देंगे, आप लोग खुद आराम से अपने पहुंच जाना। डालिए हेडिंग, काफ़ी सालों से नहीं आया, हो सकता आ जाए। EAN, हाँ आइसोमेरिज्म पूरी तरीके से ख़त्म। EAN आज खताब भी नहीं आया। ये मजाक में ले रहे ना, तो 4 को तो बाहर कर दिया हमने, है ना, बिल्कुल गलती से भी आने की कोशिश मत करना। हम पढ़ाना चाहते तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो हमारा आपसे कोई दूसरा रिश्ता तो है नहीं, दूर दूर से, न चाचा से न मामा से, है ना। आपका रिश्ता हमसे सीधा है कि आप पढ़ने आते हो, पैसे देते हो, हम पढ़ाते हैं, सीधी सी एक ही रिलेशन है। वो आप कर नहीं रहो तो हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने घर पे रहो, सीधी बात है। जिस वजह से आ रहे हो वो नहीं कर पा रहे तो घर पे रहो। तो 4 लोग तो घर पे रहे और खताब के भी उसने में पे फीस दे दी है, 1,000-2,000 रुपये लौटा के जो बच्चे होंगे उसको भी बाहर कर देंगे हम कल। जब तक एक आध को निकालेंगे नहीं तब तक तुम लोगों को संतुष्टि नहीं है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, ठीक ठाक है, हमारे पास काम चल जाता है, हमें तुम लोगों से और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। अपने घर पे रहो आराम से।